नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं NTS न्यूज चैनल। वक्त हो चला है दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरों की ओर रुख करने का, तो शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। महाराष्ट्र चुनाव से पहले 921 उम्मीदवारों को झटका, ईसी ने खारिज किया नामांकन। पाकिस्तान बना मोहरा चिनाब ब्रिज समेत जम्मू कश्मीर के बड़े प्रोजेक्ट की जानकारी जुटा रहा ट्रैकर। झारखंड विरासत की सियासत, 2 दर्जन से अधिक सीटों पर नेता पुत्रों, पुत्रियों और पत्नियों की एंट्री। नीति आयोग के सल्फर कम करने वाले उपकरण पर रोक लगाने की सलाह पर भड़की कांग्रेस। यूसीसी लाने के लिए प्रशांत किशोर ने मोदी सरकार को दिया फॉर्मूला, मुस्लिम को सिखाने की जरूरत। पूरी खबर आपको एक एक करके विस्तार से बताएंगे, लेकिन अगर आपको भी लगता है कि देश में होने वाले तमाम चुनाव ईवीएम से ना होकर के बैलेट पेपर पर होना चाहिए, अगर आप भी हमारी बात का समर्थन करते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। और आप किस राज शहर से न्यूज़ को देख रहे हैं कॉमेंट में जरूर लिखिए। चलिए खबरों को जानते हैं विस्तार से। अनिल विज ने दी दिवाली पर दिल्ली में पटाखों को लेकर आम आदमी पार्टी सरकार पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा है कि लोगों ने दिल्ली सरकार की छाती पर पटाखे जलाए। दिल्ली सरकार देश की संस्कृति के विरुद्ध चलने वाली सरकार है। ये लोगों को पटाखे पर बैन लगाकर पटाखे जलाने से रोक रही है और कह रही है कि लड़ियां लगाओ। कल को लड़ियां लगाएंगे तो यह कहेंगे बिजली का बिल आता है, लड़ियां बंद करो। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन समाप्त हो गया और पत्रों की जांच हो गई। इसके बाद वहां 7994 उम्मीदवारों का नामांकन वैध पाया गया। महाराष्ट्र में एक ही चरण में 20 नवंबर की मतदान होगा और 23 नवंबर को वोटों की गिनती होगा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की 288 सीटों पर यहां पे सही पाया गया है। 921 कैंडिडेट का नामांकन जाँच के दौरान रद्द कर दिया गया है। पाकिस्तान और चीन की इंटेलिजेंस एजेंसी जम्मू कश्मीर के कई अहम परियोजनाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी जुटा रही। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी चीन की एजेंसी के इशारे पर विशेष तौर पर जम्मू कश्मीर के चिनाब ब्रिज की पूरी जानकारी जुटा रही है। जम्मू कश्मीर में रामबन जिले के संगलदान और जम्मू कश्मीर के रियासी के बीच चिनाब नदी पर बनाया ब्रिज विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है। आरएसएस को योगी में नजर आने लगा भविष्य। जी हां, आपको बता दें कि एक बार फिर से लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी की भद पिटने के बाद प्रदेश भाजपा में जबरदस्त असंतोष का माहौल उभर कर आ रहा था। कई बार ऐसा लगा कि दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक ने सीएम योगी के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल रखा है। कई बार ऐसी परिस्थितियां बनती दिखी कि योगी कहीं बीजेपी की अंदरूनी राजनीति के शिकार न हो जाए, पर किसी बाजीगर की भांति सीएम योगी एक बार फिर इस तरह मजबूत होकर उभर रहे जैसे बहुत से लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। हाल ही में मथुरा में हुई आरएसएस की 2 दिवसीय अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल बैठक में जिसे एक अतिथि ने सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित किया, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही थे। सियासत और विरासत का नाता पुराना है। राज और दल के पथ, इसके रूप और स्वरूप जरूर बदलते रहते हैं। कहीं इसके पीछे काबिलियत और संगठन में काम करने के तर्क और लोकप्रियता के आधार पर टिकट देने के तर्क दिए जाते, तो कहीं जिताऊ उम्मीदवार बताकर इस पद पर पर्तेदारी की जाती। हर दल की यही कहानी है और यह कहानी एक नए कलेवर में देखने को मिल रही। झारखंड के विधानसभा चुनाव में झारखंड विधानसभा चुनाव में सत्ताधारी इंडिया ब्लॉक की अगुवाई कर रही झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या विपक्षी भारतीय जनता पार्टी, हर दल ने विरासत की सियासत पर खूब भरोसा किया है। कांग्रेस ने शुक्रवार को दावा किया कि अदानी समूह सहित 5 बड़े समूह को बढ़ता एकाधिकार भारत की अस्थिर आर्थिक वृद्धि, बेरोजगारी संकट और महंगाई के लिए जिम्मेदार है। कांग्रेस ने कहा है कि कंपनियों का विस्तार करना चाहिए, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी है कि वह यह सुनिश्चित करे कि अल्पाधिकार या एकाधिकार ना पैदा हो। दरअसल विपक्ष का बयान ऐसे समय में आया है जब अदानी समूह की अंबुजा सीमेंट ने सेक्टर में अपने दबदबे को बढ़ाते हुए ओरिएंट सीमेंट के अधिग्रहण का ऐलान किया है। अंबुजा सीमेंट इस अधिग्रहण के लिए 8100 करोड़ रुपये खर्च करने जा रही है। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने शुक्रवार को मलाड का दौरा किया। इससे पहले 28 अक्टूबर को डिप्टी सीएम और राकंपा प्रमुख अजित पवार ने बारामती विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल किया। शरद पवार के पोते और राकंपा एसपी उम्मीदवार युगेंद्र पवार भी इसी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। अजित पवार ने मानखुर्द से राकंपा उम्मीदवार नवाब मलिक को लेकर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि 4 नवंबर को सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। नीति आयोग के एक फैसले को लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश आग बबूला हो गए। उन्होंने कोयला आधारित बिजली संयंत्रों में सल्फर डाइऑक्साइड कम करने वाले उपकरण पर लगाने वाले रोक लगाने की सलाह पर नीति आयोग पर हमला बोला। उन्होंने कहा बिजली संयंत्र से निकलने वाले सल्फर से वायु प्रदूषण में काफी वृद्धि होती है। यह तर्क देना हास्यास्पद है कि इस तरह के उत्सर्जन से भारत में जन स्वास्थ्य को कोई चिंता नहीं है।
महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के साथ ही देश भर में 14 राज्यों की 48 विधानसभा सीटों और 2 राज्यों की 2 लोकसभा सीटों पर भी उपचुनाव को लेकर इन दिनों देश की सियासी सरगर्मियां बढ़ी हुई है। महाराष्ट्र में एक चरण चुनाव होना है, सभी पार्टी ने कमर कस ली है। यहाँ महायुति बनाम एमवीए का चुनाव है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी ही पार्टी यानी कांग्रेस को नसीहत देते नजर आए, वहीं भाजपा ने इस पर पलटवार किया। दूसरी ओर संजय राउत ने पुलिस महानिदेशक रश्मि शुक्ला को लेकर बड़ी बात कही। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने विझिंजम बंदरगाह के लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एक चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी के माध्यम से उन्होंने विझिंजम बंदरगाह के लिए केंद्र की 817.80 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी जारी करने का आग्रह किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य के सामने बाद में इस राशि को चुकाने की शर्त न रखी जाए। विजयन ने चिट्ठी में बताया कि राज्य 8,867 करोड़ रुपए के कुल परियोजना परिव्यय में 5,595 करोड़ रुपए के संसाधन का निवेश कर रहा है। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को लेकर बनाई गई संयुक्त संसदीय समिति अब इस मुद्दे पर अध्ययन के लिए 5 जिलों का दौरा करेगी। इनमें गुवाहाटी, भुवनेश्वर, कोलकाता, पटना और लखनऊ जाना तय किया गया है। समिति 11 से 14 नवंबर को यह दौरा करेगी। बताया गया कि इस दौरान समिति विधेयक का परीक्षण करेगी। दूसरी तरफ कर्नाटक से भाजपा विधायक बासगौड़ा आर पाटिल ने वक्फ संपत्तियों के राष्ट्रीयकरण की मांग की। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी भी लिखी है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए महाविकास अघाड़ी पर महायुति की पार्टियों की ओर से प्रचार अभियान की शुरुआत हो चुकी है। चुनाव जीतने के लिए सभी पार्टियों ने अपने दिग्गज नेताओं का बड़ा कार्यभार सौंपा है। इस बीच एक ऐसे सर्वे सामने आया है जिससे महाराष्ट्र में एमवीए को बहुमत मिलना नजर आ रहा है। इलेक्ट्रोल एलजी प्रोल सर्वे के अनुसार राज्य की 288 विधानसभा सीटों में से एमवीए को 157 सीटें मिल सकती है और वहीं सर्वे की माने तो एमवीए में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है, जिसे 68 सीट मिलने का अनुमान है। मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के लिए चुनावी रण शुरू हो चुका है। उपचुनाव के लिए कुल 12 प्रत्याशियों ने अपनी किस्मत आजमाई है। उपचुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बाद अब एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी चुनाव में अपनी ताकत दिखाएंगे। अब स्टार वार होने की संभावना है। जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर प्रतिक्रिया दी। प्रशांत किशोर ने कहा, जब तक मुस्लिम आबादी जो कि देश की आबादी का 20% है उनके भरोसे में नहीं लिया जाएगा तब तक कानून में बदलाव नहीं किया जा सकता। जैसे कि हमने सीए एनआरसी को लेकर देखा, पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हुए थे। जब तक सरकार इस कानून से प्रभावित होने वाले लोगों को विश्वास में नहीं लेती, कानून लागू नहीं किया जा सकता। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बागियों ने महायुति और महाविकास अघाड़ी दोनों की टेंशन बढ़ा दी। महायुति के 36 तो महाविकास अघाड़ी के 14 बागी उम्मीदवार मैदान में है। ऐसे में दोनों महागठबंधन के नेता नाम वापसी की तारीख का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच सभी प्रमुख दलों के नेताओं ने बागियों को मनाने की कोशिश की ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मतों का बिखराव न हो। राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों के लिए हो रहे उपचुनाव में टोंक जिले की देवली उनियारा सीट पर कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ी हुई मुश्किलें कम नहीं हो पा रही है। देवली उनियारा सीट के उपचुनाव में कांग्रेस की ये मुश्किलें निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने बढ़ा रखी है। मीणा बाहुल्य क्षेत्र में नरेश मीणा के साथ स्थानीय नाराज दावेदार भी जुटे रहे हैं। सरपंच संघ जिलाध्यक्ष मुकेश मीणा भी नरेश मीणा को समर्थन दे चुके हैं। मुकेश मीणा 2023 में इस सीट से दावेदारी जता चुके हैं। एक ओर कर्नाटक सरकार का खजाना खाली हो रहा है, दूसरी ओर कांग्रेस सरकार फ्री वाली योजना शुरू कर रही। चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस ने कई चुनावी वादे किए मगर अब उसे पूरा करने में हाल बेहाल हो रहा है। ऐसे में खुद कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी ही कांग्रेस सरकार की खिंचाई की। कर्नाटक में मुफ्त बस योजना पर समीक्षा की बातों पर खड़गे ने नाराजगी जताई और कहा, उतना ही वादा कीजिए जितना पूरी हो जाए। हरियाणा में गब्बर के नाम से फेमस परिवहन मंत्री अनिल विज के एक्शन लेने के बाद अब सभी अफसर सतर्क हो गए। शहर के बस स्टैंड की दशा बदलने लगी है। वहीं अब अंबाला में लगभग 20 साल बाद फिर से लोकल बस सेवा का आगाज हो गया है। शुक्रवार को विज ने मंच से अपने तीनों विभागों के अधिकारियों को भी चेताया और कहा कि अब वे सभी विभागों की मीटिंग लेंगे और ट्रेलर वह पहले ही मीटिंग का दिखा चुके हैं। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने सीएम योगी पर जबरदस्त हमला बोला है। चंद्रशेखर ने सीएम योगी के भाषण का एक वीडियो शेयर करते हुए एक्स पर लिखा है, बटेंगे तो कटेंगे का नारा देने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद समाज को हरिजन और गैर हरिजन बांट रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लंबी पोस्ट में चंद्रशेखर ने लिखा, चुनावी रैलियों में बटेंगे तो कटेंगे नारा देने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिद खुद सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, धर्मन समाज को हरिजन गैर हरिजन बांट रहे हैं।
साल 2011 में डायरेक्टर रोहित शेट्टी ने हिंदी सिनेमा को एक ऐसा कड़क वसूलों का पक्का पुलिस वाला दिया था जो मिसाल बन गया। हालांकि रोहित की यह सिंघम असल में साउथ की इसी नाम की फिल्म से प्रेरित थी, लेकिन एक्टर अजय देवगन ने खुद को खाकी वर्दी में ऐसा उतारा कि वो आइकॉनिक बन गया। वहीं इसी वजह से सिंघम को सफलता को देखते हुए रोहित शेट्टी ने एक पूरा कॉपी और यूनिवर्स खड़ा कर दिया और वहीं अब नई फिल्म सिंघम अगेन के साथ 13 साल पहले बोया गया बीज पूरा वट वृक्ष बन चुका है। 2 अक्टूबर को प्रशांत किशोर ने जन सुराज लॉन्च की। उसी महीने के अंतिम दिन 31 अक्टूबर को दिवाली एवं सरदार पटेल की जयंती के दिन पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी ने बिहार में एक नई पार्टी आप सबकी आवाज का गठन किया। एक तरफ जहां बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया कि बिहार में अगले साल होने जा रहे चुनाव में नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही एनडीए चुनाव लड़ेगी, तो उसी संदर्भ में यह पूछा गया है कि नई पार्टी चुनाव में किसका नुकसान करेगी। फेस्टिवल सीजन शुरू हो चुका है, ऐसे में खूबसूरत कपड़ों के साथ खूबसूरत ज्वेलरी महिलाओं की पहली पसंद होती है। अगर आप सोने चांदी के गहने बनाने का प्लान करें तो एक बार फिर यहां रेट जरूर चेक कर ले। झारखंड की राजधानी रांची के सराफा बाजार में 22 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 76,250 रुपये है। 24 कैरेट 10 ग्राम सोने का भाव 80,060 रुपये दर्ज किया गया। वहीं चांदी प्रति किलो 1,90,000 शेयर बाजार में आ रहा है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कॉमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।